तो 18 सबसेक्शन 6 में यही था कि कैपिटल गुड्स जब उसने सप्लाई कर दी, जब उसने ली होगी तो उसने आईटीसी उसका ले लिया होगा, लेकिन जब वो अब उसको सप्लाई कर रहा है, सप्लाई करने के केस में उसको क्या करना है, उसको जो है रिड्यूस बेसिस पे जो है आईटीसी को जो है अमाउंट अमाउंट पे करना होगा, इक्वल टू कितना, इनपुट टैक्स क्रेडिट रिड्यूस बाय सच परसेंट। ठीक है, जितना अमाउंट लिया होगा उसने क्रेडिट लिया होगा उस टाइम पे, उसको रिड्यूस करके जो अमाउंट निकल के आएगा उतना अमाउंट जो है पे करना होगा, या फिर और टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू। क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड यूज करा गया है, यहाँ पे सप्लाई वर्ड यूज किया गया है, और जब हमने सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी वर्ड एक्ट पढ़ा था, तो वहां पे हमने सप्लाई इंक्लूड्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, और सप्लाई इंक्लूड करता था सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, लाइसेंसिंग, वो सारा इंक्लूड करता था। और वहां पे अगर सप्लाई का फॉर्म सेल कर दी है, तो सेल करी है तो कोई वैल्यू चार्ज करी होगी, तो कोई वैल्यू जो चार्ज करी होगी, तो हो सकता है वो वैल्यू जो है ज्यादा चार्ज करी हो, वो वैल्यू ज्यादा चार्ज करी हो तो जीएसटी भी उस केस में ज्यादा चार्ज मिला होगा। तो ऐसे केसेस में यहाँ पे इसलिए लगा दिया कि आपने सप्लाई करी है, या फिर आपने अगर सेल करी होगी, मतलब ट्रांजैक्शन वैल्यू देखेंगे उसके ऊपर जो टैक्स है, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो अमाउंट जो है पे करना होगा। राइट, सेल करी होगी तो उस केस में इनवॉइस रेज किया होगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू लगाई होगी, जीएसटी लगाया होगा, अगर वो ज्यादा है तो वो, अदरवाइज आईटीसी जो अवेल किया था वो रिड्यूस बेसिस पे आईटीसी जो है वो निकाल लो, इन दोनों में से जो भी ज्यादा अमाउंट बनता है वो गवर्नमेंट को पे कर दो। ये कहता है सेक्शन 18 सबसेक्शन 6। तो यहाँ पे यही लिख दिया मैंने कि मींस where the capital goods or plant and machinery sold of then ITC to be reversed after reducing such points और ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सच कैपिटल गुड्स या प्लांट एंड मशीनरी जो भी ज्यादा हो, जो भी अमाउंट ज्यादा होगा उतना अमाउंट जो है पे करना होगा। यहाँ पे कहता है प्रोवाइडेड दैट, इसमें भी प्रोवाइडेड दैट लगा दिया, वेयर री refabrication rectory bricks, molds and dies, jigs and fixtures are supplied as scrap, taxable person pay tax on the transaction value of such goods। इसके रिगार्डिंग हम और भी डिस्कशन करेंगे कि जहां पे जब हम इसका रेफरेंस वहां भी लेंगे जब जॉब वर्कर को माल जब चला जाता है, तब जॉब वर्कर को माल जाता है और वो उसको प्रोसेस करता है, तो उसको प्रोसेस करने के लिए मान लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं, हमने अगर किसी को दाना दिया, किसी जॉब वर्कर को, जॉब वर्कर क्या करता था, वो मोल्डिंग करता था, उसका काम था प्लास्टिक की मोल्डिंग करता था वो, हमने उसको क्या उसको देंगे, उसको प्लास्टिक दाना देंगे, तो प्लास्टिक दाना देंगे, साथ में उसको जो है क्या देंगे, साथ में उसको उसको डाई देंगे, या उसको मोल्ड कह लो, डाई कह लो, जिसके अंदर वो उस दाने को डालेगा, और वो उस जो उसको शेप चाहिए, जो उसको बेसिकली जो उसको मोल्ड चाहिए वो उसको, ताकि वो मिल जाए है, ठीक है। तो हम उसको क्या देंगे, दाना भी देंगे, साथ में डाई भी देंगे, तो उस डाई को वो अपनी मशीन में फिक्स करेगा और वो दाना डालेगा, ताकि हमें जो चाहिए, जो मोल्ड चाहिए वो हमें मिल जाए, वो बन के आ जाए, ठीक है, वो अपना जॉब वर्क चार्ज लेगा। तो ऐसे केसेस में ये होता है कि जो डाइज, मोल्ड्स वगैरह जो ट्रांसफर करे होते हैं, तो वो एक टाइम पे धीरे धीरे जो है बेकार हो जाते हैं, तो वहां पे अगर वो सप्लाई करे हैं तो वहां पे वो सप्लाई एज अ स्क्रैप करें, क्योंकि वो धीरे धीरे जो है वो खत्म, खराब हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, तो एज अ स्क्रैप उसको सेल करा है। तो वो कहता है कि अगर आपने ये सारी चीजें एज अ स्क्रैप सेल आउट करी हैं, तो वहां पे सेल उसके ऊपर टैक्स कितना पे करना होगा, ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर जो टैक्स चार्ज किया है आपने वो ही पे करना होगा। क्योंकि ऊपर जो कंडीशन थी, वहां पे क्या कंडीशन थी, पॉइंट नंबर 6 में, कैपिटल गुड्स के ऊपर जो आईटीसी लिया है वो रिड्यूस रेट पे या फिर ट्रांजैक्शन वैल्यू विच एवर इज हायर पे करना था। लेकिन अगर स्क्रैप है तो वहां पे रिड्यूस रेट वाली कहानी नहीं चलेगी, वहां पे सिर्फ और सिर्फ जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर टैक्स चार्ज किया है, वो जो जीएसटी चार्ज किया है वो जो है पे करना होगा। अभी जब हम जॉब वर्क वाला पोर्शन पढ़ेंगे, अगला सेक्शन, सेक्शन नंबर 19, वहां पे भी जो है इसके बारे में होगा, वहां पे भी हम बात करेंगे। और सेक्शन 143 जो है जॉब वर्कर के रिगार्डिंग जो है, वहां पे भी इसकी चर्चा आएगी कि किस तरीके से जब ये जो साथ में जो दिए जाते हैं, ये मोल्ड्स, डाइज वगैरह दिए जाते हैं, इसकी क्या ट्रीटमेंट रहती है। तो नेक्स्ट सेक्शन अब हम शुरू करने जा रहे हैं, सेक्शन नंबर 19। इससे पहले हम सेक्शन नंबर 18 एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। सेक्शन नंबर 18 1, इसको हमने, इसके हमने 6 सबसेक्शन पढ़े। सेक्शन 18 1
2, 3 और 3, 4, 5, 6। अब सबसेक्शन 1 में हमने 4 पार्ट कवर करे। 4 पार्ट में कहता है कि अगर आपके पास मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होगी, उससे भी 1 दिन पहले वाला जो है आपको क्रेडिट अलाउ हो जाएगा। अगर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ली है, तो भी 1 दिन पहले वाला क्रेडिट अलाउ हो जाएगा। उसके बाद तीसरा केस कहता था, अगर आप जो है कंपोजिशन से नॉर्मल स्कीम में चले गए, तो भी आपको क्रेडिट अलाउ हो जाएगा। और चौथा कहता था, आपकी एग्जेम्प्ट सप्लाई से टैक्सेबल सप्लाई बन गई है, तो भी आपको क्रेडिट अलाउ हो जाएगा। ये 4 सिचुएशन वहाँ पे दो लास्ट की 2 सिचुएशन में इनपुट का भी मिलता था और कैपिटल गुड्स का भी, दोनों का क्रेडिट जो है अलाउ हो जाता था। राइट, इसके बाद सबसेक्शन 2 में क्या कहा, उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि मैक्सिमम कितने टाइम का क्रेडिट मिलेगा। मैक्सिमम जो है सिर्फ और सिर्फ पिछले 1 साल का ही क्रेडिट जो है मिलेगा। उसके बाद 18 सबसेक्शन 3 ने क्या कहा कि अगर सेल डीमर्जर वगैरह है, तो उस केस में जो है क्रेडिट अलाउ किस तरीके से होगा कि जो जो एंटिटी खत्म हो रही है, वो अपना क्रेडिट जो है नई एंटिटी को जो है ट्रांसफर कर देगी। वो कैसे ट्रांसफर करेगी, उसके लिए हमने रूल्स में जो है डिस्कशन करी। उसके बाद सब 18 सबसेक्शन 4 में हमने क्या बात करी कि वो जो ऊपर जो 2 केस थे सी और डी वाले, उसको उसकी रिवर्स सिचुएशन देखी थी। 18(1) जो आईटीसी अलाउ करता था, यहाँ पे क्या उनकी रिवर्स सिचुएशन है, तो वहां पे क्या था, आईटीसी को रिवर्स करना होगा। तो ई क्रेडिट लेजर या ई कैश लेजर से उसको जो है उन केसेस में अमाउंट जो है डेबिट करके चलना था। तो वहां पे हमें ये सारी बातें उसने पॉइंट नंबर जो है सेक्शन 18 सबसेक्शन 4 में जो है बताई। उसके बाद हमने 18(5) में क्या देखा था कि अमाउंट क्रेडिट और पेबल जो भी सिचुएशन होगी अंडर सेक्शन 1 अंडर सबसेक्शन 1 या सबसेक्शन 4, वो जो है रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो उसका अमाउंट निकाला जाएगा। उसके बाद लास्ट 18 सबसेक्शन 6 में हमने क्या पढ़ा था कि जो कैपिटल गुड्स के केस में, अगर कैपिटल गुड्स जो है सेल आउट कर देते हैं, मतलब सप्लाई कर देते हैं, तो अगर सप्लाई किया है उस केस में जो आईटीसी पहले अवेल किया था, उसको जो है रिड्यूस रेट पे जो है वो पे करना होगा। या फिर अगर सेल किया है तो ट्रांजैक्शन वैल्यू, दोनों में से जो भी हायर अमाउंट निकल के आएगा वो जो है पे करना होगा। इसका प्रोवाइजो हमने लास्ट में कवर किया कि अगर ये मोल्ड्स डाई वगैरह एज अ स्क्रैप सेल आउट कर रहे हैं, तो वहां पे उस केसेस में जो है खाली ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर जो टैक्स होगा उसी को ही कंसीडर किया जाएगा। रिड्यूस्ड आईटीसी वाली कोई भी बात वहां पे नहीं रहेगी। अब हम अगला सेक्शन नंबर 19 बात करने जा रहे हैं। ये जो सेक्शन है, ये एक जॉब वर्कर के रिगार्डिंग में है। जॉब वर्कर के केसेस में किस तरीके से जो है क्रेडिट का फ्लो रहेगा, यहाँ पे वो बात करता है। कहता है टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट या कैपिटल गुड्स, दोनों की बात करेगा। किस केस में, सेंड टू जॉब वर्कर। सेंड टू जॉब वर्कर क्या होता है, प्रिंसिपल ने मान लिया, जिसका माल था उसने आगे जॉब वर्क के लिए भेज दिया। मान लेते हैं किसी को मोल्ड की जरूरत थी, वही वाला एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लेते हैं मेरे को मोल्ड की जरूरत है, तो मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं खुद वो मोल्ड्स को तैयार करूं, राइट, मैं अपनी प्लास्टिक मोल्डिंग की सारा सिस्टम लगाऊं और मोल्ड्स को तैयार करूं, या फिर मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं जो है बाहर से जो है उसकी मोल्डिंग करा सकता हूं। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे दाना लेना होगा और जॉब वर्कर को देना होगा। जॉब वर्कर क्या करेगा, उसको मैं क्या करूंगा, दाना भी दूंगा और उसको डाई भी दूंगा। वो क्या करेगा, जो है उसको उसमें से वो मोल्ड्स बना के मेरे को सप्लाई कर देगा और मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, और उसके जो चार्ज होंगे उसको मैं पे कर दूंगा। राइट, यही रहता है जॉब वर्कर का ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे उस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या कैसे कैसे रोल रहेगा, वो हम सेक्शन 19 में कवर करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से मूवमेंट रहता है कि यहाँ पे प्रिंसिपल जिसकी रिक्वायरमेंट थी, वो यहाँ पे उसको जो है वो बाहर सप्लायर से जो है वो माल लेगा और आगे फॉरवर्ड किसको कर देगा, जॉब वर्कर को आगे फॉरवर्ड कर देगा। चाहे वो उसने इनपुट प्रोसेस कराना हो या फिर कोई कैपिटल गुड्स जो है उसने कोई कैपिटल गुड्स को कुछ प्रोसेस कराना है, तो ऐसे वो आगे जो है जॉब वर्कर की मदद से जो है प्रोसेस कराएगा। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, उससे रिलेटेड जो आईटीसी होता है वो भी अलाउड होता है, उससे रिलेटेड आईटीसी भी अलाउड होता है। ये इवन क्या कर सकता है, ये जो प्रिंसिपल है ये क्या कर सकता है, ये डायरेक्ट जो है यहाँ इसको कह सकता है सप्लायर को कि आप डायरेक्ट माल किसको भेज दो, इसको मिस्टर सी को जो है भेज दो। मान लो ये मिस्टर ए है सप्लायर, मिस्टर बी है प्रिंसिपल है, और मिस्टर सी जो है जॉब वर्कर। अब मिस्टर बी जो है कह सकता है मिस्टर ए को कि आप डायरेक्ट जो माल है मिस्टर सी को भेज दो। उस केस में क्या होगा, हमने जब अभी सेक्शन पढ़ा था आईटीसी वाला सेक्शन 16, सेक्शन 16 में से सब सेक्शन 2 में
क्लॉज नंबर बी में क्या कंडीशन थी कि अगर हमने डायरेक्ट भी माल भेज दिया तो भी माना जाएगा कि हमें माल रिसीव हो गया है। मतलब हमारे एग्जाम्पल के तहत मिस्टर बी को जो है मान लिया जाएगा कि माल जो है रिसीव हो गया, क्योंकि कंडीशन 4 कंडीशन थी ना माल रिसीव होने की। तो वहां पे सेकंड कंडीशन क्या थी कि माल जो है क्रेडिट लेने की 4 कंडीशन थी ना 16(2) की। तो 16(2) की 4 कंडीशन में दूसरी कंडीशन थी कि माल रिसीव हो जाना चाहिए, और उसके बाद नीचे प्रोवाइजो था। प्रोवाइजो यही बात कहता था कि अगर आपने डायरेक्ट भी भेज दिया है तो मान लिया जाएगा कि आपको जो है रिसीव हो गया है, तो उस हिसाब से 16(2) की कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो जाती है और आप एलिजिबल हो जाते हो क्रेडिट लेने के लिए। तो यहाँ पे सेक्शन 19 भी यही बात करता है कि ऐसे केसेस में आईटीसी अलाउ हो जाएगा। द प्रिंसिपल शेल सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन, कोई अलग से कंडीशन लगा दी तो उसको भी मद्देनजर रखते हुए एज में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय बी अलाउड टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट, चाहे वो इनपुट का क्रेडिट हो चाहे वो कैपिटल गुड्स का क्रेडिट हो, सेंड टू जॉब वर्कर। जो माल जॉब वर्कर को भेज दिया फॉर जॉब वर्क, उसका क्रेडिट भी अलाउ हो जाएगा। अब प्रोविजन क्या कहता है, ये हम वन बाय वन प्रोविजन भी कवर कर लेते हैं। तो सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 कहता है प्रिंसिपल। यहाँ पे हम प्रिंसिपल वर्ड को ध्यान रखेंगे। प्रिंसिपल जॉब वर्क की जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पे सप्लायर दूसरा बंदा होगा, प्रिंसिपल जो बीच वाला बंदा ऊपर, इसलिए चार्ट फॉर्म में ध्यान रखो, ये जो चार्ट फॉर्म हमने बनाया है यहाँ पे प्रिंसिपल पर्सन, सेंटर वाले पर्सन की बात हो रही है। प्रिंसिपल क्रेडिट किसको लेना है, प्रिंसिपल को क्रेडिट लेना है, राइट। जो वो तो आगे माल सप्लायर से लेके डायरेक्ट किसको पहुंचा रहा है, जॉब वर्कर को पहुंचा रहा है कि जो इसको जॉब वर्क करके मेरे को वापस कर दे। तो माल है किसका एक्चुअल में, माल जो है मिस्टर बी प्रिंसिपल का है, तो उसको भी ही क्रेडिट लेना है। तो यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पे हम प्रिंसिपल की बात करेंगे, क्योंकि हम इनपुट टैक्स क्रेडिट का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें क्रेडिट की बात करनी है। द प्रिंसिपल शेल मैंडेटरी सब्जेक्ट टू कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन, कोई कंडीशन इंपोज गवर्नमेंट करती है तो उसको मद्देनजर रखते हुए अलाउड टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द इनपुट सेंड टू जॉब वर्कर। यही मैंने ऊपर भी बात करी थी कि अगर वो डायरेक्ट भी सप्लाई कर देता है, इवन प्रिंसिपल जो है वो आर अलाउड टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द इनपुट सेंड टू जॉब वर्कर फॉर जॉब वर्क। चाहे वो डायरेक्टली भी भेज देगा तो भी अलाउ हो जाएगा, और अगर वो लेके अगर वो अपने पास लाता है और उसके बाद भेजता है तो भी उसका क्रेडिट, मान लो मिस्टर ए जो है पहले मिस्टर बी अपने पास लाता है और फिर वो आगे फॉरवर्ड करता है मिस्टर सी को, उस केस में भी क्रेडिट अलाउ होना है। और अगर वो डायरेक्ट भेज देता है तो भी क्रेडिट उसका अलाउ होना है। इसके बाद 19 सबसेक्शन 2 में कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 16, कहता है मैं नहीं मानता सेक्शन 16 2 का क्लॉज नंबर बी क्या कहता है। क्या कहता था वो ये कहता था कि अमाउंट वो जो है गुड्स जो है रिसीव हो जाने चाहिए। ये क्या कहेगा, ये उसका रिवर्स कहेगा कि अगर डायरेक्ट जॉब वर्कर को भी दे दिया तो भी मान लिया जाएगा कि गुड्स रिसीव हो गए हैं। यही क्या, इसलिए इसने नॉट विथ स्टैंडिंग कर दिया कि यहाँ पे 16(2) क्या बात करता था कि गुड्स रिसीव हो जाने चाहिए। ये कहता है कि 16(2) को मैं नहीं मानता। द प्रिंसिपल शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द इनपुट इवन इफ इनपुट आर डायरेक्टली सेंड। इस वर्ड को ध्यान दो, अगर वो डायरेक्टली भी सेंड हो गया जॉब वर्कर को तो भी विदाउट फर्स्ट बीइंग ब्रॉट टू द प्लेस ऑफ बिजनेस, बिना बिना उसके जो है उसको रिसीव हुए, किसको रिसीव हुए, बिना प्रिंसिपल को रिसीव हुए, वो डायरेक्ट जो है उसने जॉब वर्कर को भेज दिया तो भी जो है उसको जॉब प्रिंसिपल जो है अलाउ, प्रिंसिपल को अलाउ है उसका क्रेडिट के लिए, प्रिंसिपल को क्रेडिट जो है अलाउ हो जाएगा। 19 सबसेक्शन 2 कहता है कि मैं जो है अलाउ कर दूंगा। मैं नहीं मानता सेक्शन 16(2) की कंडीशन नंबर बी को, क्लॉज बी को मैं नहीं मानता। इसके बाद कहता है वेयर द इनपुट सेंड फॉर जॉब वर्क आर नॉट रिसीव्ड बैक। ये है इंपॉर्टेंट बात समझने की, हमने जो है माल भेज दिया जॉब वर्क कराने के लिए और उसका क्रेडिट ले लिया, राइट। हमने यहाँ पे मान लेते हैं कि 1/7/2020 को जो है हमने माल भेजा जॉब वर्क कराने के लिए, राइट। इससे सप्लायर से लिया और डायरेक्ट जो है मिस्टर सी को भेज दिया। तो हमने 1 जुलाई 2020 को इसका आईटीसी भी ले लिया होगा, आईटीसी हमने ले लिया होगा इसका, राइट। बिल्कुल। सेक्शन 16(2) 19(2) हमें कह देगा क्रेडिट ले लो, 19(2) के हिसाब से भी अलाउड हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे वो कहता है कि इनपुट सेंड टू जॉब वर्कर नॉट रिसीव बैक, कब तक रिसीव नहीं हुआ, विद इन 1 ईयर, 1 साल तक रिसीव ही नहीं हुआ। अब क्या करना है, इसने क्रेडिट ले लिया था उसका, मिस्टर बी ने, प्रिंसिपल ने इसका क्रेडिट ले लिया था और 1 जुलाई 2020 को माल भेजा था। आज हो गई मान लो 1/7/2021 तक जो है वो माल जो है जॉब वर्कर के पास ही पड़ा हुआ है, वो वापस ही नहीं आया। जो इनपुट करा जो है जॉब वर्क कराने के लिए दिया था और उसका क्रेडिट ले लिया था प्रिंसिपल ने, मान लो मैं प्रिंसिपल हूं, मैंने क्रेडिट ले लिया,
और मैंने उसका क्रेडिट ले लिया जो मैंने डायरेक्ट उसको भेज दिया था या फिर अपने थ्रू भेज दिया था, लेकिन 1 साल से उसके पास पड़ा हुआ है और मैंने उसका क्रेडिट ले चुका हूं, तो ऐसे केस में वो कहता है प्रोविजन सेक्शन 19 सबसेक्शन 3 कहता है कि ऐसे में मान लिया जाएगा कि आपने जब उसको भेजा था ना माल जॉब वर्कर को और 1 साल तक वापस नहीं आया, तो मान लेंगे कि जब आपने भेजा था उसी दिन आपने सेल कर दी थी। वो कहता है कि मान लेंगे कि आपने वो गुड्स सेल कर दी थी, उसने जॉब वर्क के लिए दिया था, एक्चुअल में क्या हुआ उसने जॉब वर्कर के लिए दिया, जॉब वर्क करने के लिए दिया, लेकिन 1 साल तक आपने वापस नहीं लिया, तो मान लिया जाएगा आपने उसी दिन सेल कर दी थी। किस दिन? इसी दिन 1 जुलाई 2021 को ही मान लिया जाएगा कि आपने सेल करी थी। तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? इसको जो है यहाँ पे 1 साल 2021 1 साल 2021 को जाके जो है ये सप्लाई बन जाएगी, राइट? सप्लाई 1 साल का तो टाइम मिल रहा था ना, तो इस दिन में जो है ये सप्लाई मान ली जाएगी। अब जब सप्लाई मान ली तो इसके ऊपर अब जीएसटी पे करेगा ये। अब प्रिंसिपल के हिसाब से ये प्रिंसिपल की सप्लाई मान ली, इसने बल्कि दिया जॉब वर्कर के लिए था, लेकिन प्रोविजन कहता है कि 1 साल तक वापस नहीं लोगे तो सप्लाई मान लूंगा, सप्लाई मान ली तो जीएसटी भी पे करेगा और साथ में इंटरेस्ट भी पे करेगा पूरे 1 साल का। 1 साल मानेंगे कि 1 साल पहले ही सप्लाई कर दिया था आपने, 1 जुलाई 2020 को ही सप्लाई कर दिया था, तो 1 जुलाई 2020 से लेकर 1 जुलाई 2021 तक का जीएसटी तो आपने देना ही था उस टाइम भी, क्योंकि अब ये डीम्ड सप्लाई है, अब जीएसटी भी दोगे और साथ में इसके ऊपर जो है इंटरेस्ट भी दोगे। तो उसको सप्लाई क्या माना कि मैंने प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को भेज दिया सर, डीम सप्लाई मान लिया कि सप्लाई हो गई, तो मैं मेरे साइड से जीएसटी ले लेंगे और उसका क्रेडिट के लिए भी जॉब वर्कर अलाउ होगा, क्रेडिट जो जॉब वर्कर उसका क्रेडिट ले सकेगा। तो यही यहाँ पे बात करता है कि मेरी सप्लाई मान ली जाएगी, तो मेरी सप्लाई मान ली तो वो जॉब वर्कर को इसका क्रेडिट मिल जाएगा। तो यहाँ पे अब हम सेक्शन पढ़ते हैं पूरा दोबारा से। वेयर द इनपुट सेंड टू फॉर जॉब वर्कर नॉट रिसीव बैक, 1 साल तक जो है वापस नहीं आया, तो मान लिया जाएगा इट इज डीम्ड दैट, डीम्ड का क्या मतलब होता है? मान लिया जाएगा कि इनपुट हैज बीन सप्लाइड बाय द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इस केस में मैं अपने आपको मैं प्रिंसिपल हूं, मान लिया जाएगा मैंने जो है सप्लाई कर दी थी, सप्लाई में क्या लगेगा? सप्लाई कर दी तो जीएसटी लगेगा। वैसे जब हमने जॉब वर्क के लिए भेजा होगा उस टाइम पे जीएसटी इम्पोज नहीं होगा, डिलीवरी चलान के थ्रू हम उसको भेजेंगे, राइट? लेकिन जब ये हमने 1 साल तक वापस नहीं लिया तो इसी स्टार्टिंग वाले दिन से ही मान लिया जाएगा सप्लाई हो गई तो जीएसटी भी लगेगा, और जीएसटी लगाया तो मानेगा किसने किसने सप्लाई करी? प्रिंसिपल ने सप्लाई करी जॉब वर्कर को, तो क्या होगा? प्रिंसिपल जीएसटी पे करेगा और जॉब वर्कर उसका क्रेडिट ले लेगा। यही कहता है इनपुट मान लिया जाएगा डीम्ड दैट द इनपुट हैज बीन सप्लाइड बाय द प्रिंसिपल टू, किसको दिया? टू जॉब वर्कर ऑन द डे व्हेन द सेड इनपुट वर सेंड आउट। मतलब ऑन द डे व्हेन द सेड इनपुट वाज सेंड आउट, मतलब क्या इससे कहना चाह रहा है? माना जाएगा कि वो सप्लाई हो गई किस दिन? वो सप्लाई हो गई 1/7/2020 को, व्हेन द सेड इनपुट्स वर सेंड आउट, जिस दिन आपने वो गुड्स भेजे थे। किस दिन हमने भेजे थे? हमने तो भैया 1 जुलाई 2020 को भेजे थे। इस दिन माना कब जाएगा? इस दिन डीम्ड हो जाएगा, लेकिन क्या माना जाएगा कि इस दिन ही सप्लाई कर दिया जाएगा। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि 1 साल का जो है इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर भी जो है प्रिंसिपल को साथ में पे करना पड़ेगा। जो जीएसटी है वो तो पे करना ही पड़ेगा, जॉब वर्कर उसका क्रेडिट ले लेगा, लेकिन साथ में इंटरेस्ट को भी मार पड़ेगी, इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल को पे करना पड़ेगा, क्योंकि उसने 1 साल तक अपने गुड्स वापस उससे नहीं लिए। अगर वो 1 साल में वापस ले लेता कोई इम्प्लीकेशन ही नहीं थी, कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन 1 साल तक पड़े रहे तो उसको डीम सप्लाई मान लिया जाएगा, राइट? कहता है क्या मतलब हुआ इसका? इफ मींस इफ द इनपुट नॉट रिसीव्ड विद इन 1 ईयर, वापस नहीं मिले तो मान लिया जाएगा इट इज डीम सप्लाई फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड जीएसटी इज टू बी पे बाय द प्रिंसिपल विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी साथ में पे करना पड़ेगा फ्रॉम द डे ही सेंड सच गुड्स टू द जॉब वर्कर टिल, कब से कब तक? इट बिकम डीम सप्लाई। डीम सप्लाई हमारे एग्जांपल में कब बना था? 1/7/2021 को वो डीम सप्लाई बना था, और कब वो भेजे थे सेंड टू द जॉब वर्कर? कब था? 1/7/2020 को जो है वो सेंड टू जॉब वर्कर था। तो इतने पीरियड के ऊपर जो है, इतने पूरे 1 साल के ऊपर जो है इसको इंटरेस्ट भी पे करना होगा।
ठीक है, ये प्रोविजन इसलिए ध्यान रखना है कि जॉब वर्कर जब माल भेजता है तो उसको 1 साल के अंदर उसको जो है वापस लेना होता है। अगर 1 साल के अंदर उसको वापस नहीं लिया तो वो डीम सप्लाई मान लिया जाएगा। इसमें प्रोवाइडेड लगा दिया, प्रोवाइडेड मतलब कहता है प्रोवाइडेड दैट वेयर द इनपुट आर सेंट डायरेक्टली, वेयर द इनपुट आर सेंट डायरेक्टली टू जॉब वर्कर, द पीरियड ऑफ 1 ईयर शैल बी काउंटेड फ्रॉम द रिसीव्ड ऑफ इनपुट बाय द जॉब वर्कर। क्या फ़र्क है दोनों में, प्रोवाइज़ो में और नॉर्मल में? उस ये जो नॉर्मल सबसेक्शन 3 में, नॉर्मल सबसेक्शन 3 वो वाली सिचुएशन गवर्न करता है जहाँ पे इसने मिस्टर ए से माल पहले अपने पास मँगवाया और वहाँ से इसने जो है आगे फॉरवर्ड कर दिया, किसको फॉरवर्ड कर दिया? मिस्टर सी को फॉरवर्ड कर दिया। मिस्टर ए से पहले खुद मँगवाया, मिस्टर बी ने अपने पास मँगवाया, उसके बाद मिस्टर सी को फॉरवर्ड कर दिया। लेकिन प्रोवाइज़ो कहता है ऊपर वाली सिचुएशन, ये वाली सिचुएशन की बात करता है, जहाँ पे प्रिंसिपल ने कह दिया था कि आप डायरेक्टली, सप्लायर को क्या कहा था उसने कि आप डायरेक्टली जो है मिस्टर सी को, जॉब वर्कर को जो है भेज दो। ये वाली सिचुएशन जो है प्रोवाइज़ो डील करता है और क्या बात करता है? वो कहता है उस दिन में माना जाएगा कि जब इसको रिसीव हो जाएगा। दोनों में क्या फ़र्क है? वहाँ पे डीमिंग कब से मानी गई थी? वहाँ पे डीमिंग मानी गई थी 1/7/2020 से। एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। ऊपर वाले के मान यहाँ पे क्या था, 1 जुलाई 2020 को सप्लाई हुई थी। जो है पहले जॉब वर्कर कब हुई थी? मिस्टर ए ने मिस्टर बी को भेजा और मिस्टर सी ने मिस्टर जो है 2000 सॉरी मिस्टर बी ने मिस्टर सी को भेजा। लेकिन ऊपर वाले केस में क्या था? यहाँ पे सप्लायर ने जो है इसको मिस्टर सी को भेजा। तो यहाँ पे 1 जुलाई 2020 को सप्लायर ने मालो सप्लाई किया और यहाँ पे इसको 3 तारीख को माल रिसीव हुआ। 3/7/2021 को रिसीव हुआ। तो यहाँ पे प्रोवाइज़ो कहता है कि डेट जो 1 साल की डेट है वो कहाँ से काउंट होगी? वो यहाँ से जिस दिन इसको रिसीव हो जाएगा, जिस दिन जॉब वर्कर को माल रिसीव हो जाएगा, उस दिन से 1 साल देखा जाएगा। मतलब यहाँ यहाँ 2020 आएगा, सॉरी। 3/7 1/7 को माल भेजा सप्लायर के यहाँ से, 3 तारीख को रिसीव हुआ, 2 दिन जो है ट्रांसपोर्ट में लग गए। तो यहाँ पे फ़र्क यही है कि प्रोवाइज़ो के केस में अगर डायरेक्टली माल भेजा है, तो वो टेन्योर कब से शुरू होगा? वो जब जॉब वर्कर को रिसीव हो जाएगा, वहाँ से 1 साल शुरू होगा। तो यहाँ पे हमारा जो है 1 साल क कहाँ से कहाँ तक आ गया? 3/7/2020 से लेकर 3/7/2021 को जो है डीमिंग होएगी कि जो है ये सप्लाई मान लेंगे। अगर 3/7/2021 तक जो है प्रिंसिपल ने वापस नहीं मँगवाया, तो जाके जो है ये जो है सप्लाई मान ली जाएगी। ये दोनों में फ़र्क आता है सिर्फ़ डेट का। ये वहाँ पे जो है हमें डेट जो है स्टार्टिंग वाली लेनी है, ये वाली लेनी है और यहाँ पे हमें जो डेट है, ये प्रोवाइज़ अगर हमने डायरेक्ट माल भेजा है, तो हमने जो है रिसीव वाली डेट लेनी है। दोनों में सिर्फ़ डेट का फ़र्क है, बाकी सारी चीज़ें जो है इम्प्लीकेशन सारे का सारा सेम रहेगा। प्रोवाइज़ो में यही बात इसने है कि 1 साल का जो टाइम है, वो कहाँ से काउंट वहाँ से कहाँ से शुरू होगा? वो जिस दिन रिसीव होगा, फ्रॉम द रिसीव ऑफ इनपुट बाय द जॉब वर्कर, उस दिन से वो शुरू होगा। फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ इनपुट बाय द जॉब वर्कर। ऊपर वाले जो एग्जांपल है इसको ध्यान में रखोगे तो ये आराम से कोरिलेट हो जाएगा, क्या दोनों में फ़र्क है। सिर्फ दिन का फ़र्क है और कुछ नहीं है। उसका टेन्योर थोड़ा-सा जब उसको रिसीव हो रहा है वहाँ से शुरू हो रहा है, इसका पहले से शुरू हो रहा है। साल जो है 1 साल ही मिलना है और 1 साल तक वापस नहीं आया, तो सीधा का सीधा इंटरेस्ट उस पे लग जाना है, राइट? अब आते हैं सेक्शन 19 सबसेक्शन 4 क्या कहता है? कहता है प्रिंसिपल शेल सब्जेक्ट टू द कोई कंडीशन लगाई उसके अलावा आर अलाउड टू टेक आईटीसी ऑफ द कैपिटल गुड्स सेंड टू जॉब वर्कर। सेम वही बात जो अभी हमने ऊपर बात करी, यहाँ पे जो ऊपर जो हमने बात करी थी वो इनपुट की बात करी थी, यहाँ पे जो बात करी है वो कैपिटल गुड्स की बात करी है कि अगर कैपिटल गुड्स भी जो है जॉब वर्कर को भेज रहा है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल के लिए जैसे इनपुट के केस में क्रेडिट अलाउ था, वो क्रेडिट के लिए वो एलिजिबल था, क्रेडिट ले सकता था प्रिंसिपल। कैपिटल गुड्स अगर उसने भेजा है तो कैपिटल गुड्स का भी क्रेडिट के लिए वो अलाउ है। सेक्शन 19 सबसेक्शन 4 सिर्फ इतनी सी बात कहता है। ऊपर इनपुट की बात करी थी, यहाँ पे कैपिटल गुड्स की बात करी है। यहाँ पे अब कैपिटल गुड्स की बात करी है तो इसी से रिलेटेड जैसे ऊपर था वहां ऐसे ही यहाँ पे भी प्रोवाइजो डाल दिया कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 16, कि मैं ऊपर क्या कह रहा था, वो ऊपर भी 16(2) बी को मैं नहीं नहीं मानता क्रेडिट रिसीव होने के लिए। यहाँ पे भी वही सेम बात कह रहा है, ऊपर इनपुट के लिए कह रहा था, यहाँ पे कैपिटल गुड्स के लिए कह रहा है। प्रिंसिपल शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स। सिर्फ इतना सा फर्क है, वहां पे इनपुट था, यहाँ पे कैपिटल गुड्स है। बाकी सारी चीजें एज इट इज है। मैं दोबारा रेफर करा देता हूँ ऊपर कहाँ पे कह रहा था। ये 16(2) में यहाँ पे जो था ये इनपुट की बात कर रहा था,
और यहाँ पे जो नीचे है, यहाँ पे वो कैपिटल गुड्स की बात कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ यही बात है कि अगर जो कैपिटल गुड्स भी हमने जॉब वर्कर को दिए हैं जॉब वर्क कराने के लिए, तो वहां पे भी उसका क्रेडिट भी अलाउ हो जाएगा, ठीक है। और वो बाद में वो कहता है कि अगर डायरेक्टली भी भेज दिए हैं, अगर वो डायरेक्टली कैपिटल गुड्स भी भेज दिए हैं, तो भी क्रेडिट उसका अलाउ हो जाएगा। तो डायरेक्टली के केस में भी क्रेडिट अलाउ हो जाएगा। वही सेम ऊपर वाली बिल्कुल कॉपी पेस्ट। फ़र्क क्या आता है पॉइंट क्या इनपुट और कैपिटल गुड्स के लिए अलग से लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ऊपर भी तो लिख सकते थे, इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स कर सकते थे, ऊपर भी तो कर सकते थे यही बात। अलग से जो है इसके 2 क्लॉज़ेज़ सब क्लॉज़ बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी? सबसेक्शन बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी? सबसेक्शन अलग से बनाने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि सबसेक्शन 6 की वजह से। सबसेक्शन 6 के केस में कि जैसे ऊपर जो हमने इनपुट के केस में 1 ईयर देखा, यहाँ कैपिटल गुड्स के केस में 1 साल की जगह 3 साल मिलते हैं। फ़र्क क्या है? वहाँ पे इनपुट के केस में 1 साल मिलता है, यहाँ पे कैपिटल गुड्स के केस में 3 साल मिलते हैं। मतलब जब माल भेजा जॉब वर्क कराने के लिए, इनपुट जो है 1 साल तक वापस लेना था, अगर 1 साल तक वापस नहीं आया, तो सप्लाई मान ली जाएगी बाय द प्रिंसिपल। ऐसे ही कैपिटल गुड्स हमने भेजा, तो 3 साल के अंदर वापस लेना है, 3 साल के अंदर वापस नहीं आया, तो मान लिया जाएगा कि मैंने वो कैपिटल गुड्स ही बेच दिया था। मान लिया जाएगा कि मैंने वो कैपिटल गुड्स मेरे हैंड से वो उसी दिन ही सप्लाई हो गया था 3 साल का। इसमें फ़र्क क्या पड़ेगा? वहाँ 1 साल का इंटरेस्ट लग रहा था, यहाँ 3 साल का इंटरेस्ट लग जाएगा क्योंकि 3 साल बाद वो डीम्ड टू बी सप्लाई हो जाएगा और 3 साल का जो है यहाँ पे इंटरेस्ट लग जाएगा कैपिटल गुड्स के केस में। अब देखते हैं प्रोविज़न क्या है? यहाँ पे कहता है वेयर द कैपिटल गुड्स सेंड फॉर जॉब वर्क नॉट रिसीव बैक, वापस नहीं मंगाया, कब तक नहीं मंगाया? विद इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर, 3 साल तक वापस नहीं मंगाया, तो इट शैल बी डीम्ड, मान लिया जाएगा कि वो कैपिटल गुड्स जो था वो सप्लाई कर दिया था, सप्लाई हो गया था प्रिंसिपल से जॉब वर्कर, प्रिंसिपल ने जो है वो कैपिटल गुड्स सेल कर दिया था, मान लिया जाएगा उसी दिन। 3 साल का इंटरेस्ट लगेगा इसलिए, ठीक है ना। 3 साल तक का वेट करेंगे कि 3 साल तक वापस आ जाए, 3 साल तक नहीं माना गया तो मान लिया जाएगा उसी दिन सप्लाई कर दिया था और उस साल से 3 साल पहले से अभी तक का जो है साथ में इंटरेस्ट भी लिया जाएगा। तो ये यही यहाँ पे यही बात कहता है, इस मान लिया जाएगा डीम टू बी सप्लाइड बाय द प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर फ्रॉम द डे व्हेन द कैपिटल गुड्स वाज सेंड आउट, जिस दिन वो कैपिटल गुड्स भेजा था उस दिन से ही जो है डीमिंग प्रोविजन लग जाएगा और मान लिया जाएगा कि वो जो है उसी दिन जो है सप्लाई कर दिया गया था, राइट। तो यहाँ पे ऑन द डे व्हेन द कैपिटल गुड्स वर सेंड आउट। इसके बाद तो प्रोवाइजो कहता है, वहां पे भी प्रोवाइजो यही बात कहता है, प्रोवाइडेड दैट वे द कैपिटल गुड्स आर सेंट डायरेक्टली टू जॉब वर्कर पीरियड ऑफ 3 ईयर शैल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव्ड ऑफ कैपिटल गुड्स। ये क्या बात कह रहा है? सेम ऊपर जो प्रोवाइजो था वही सेम प्रोवाइजो, बिल्कुल दोनों में चीजें बिल्कुल सेम है, इनपुट और कैपिटल गुड्स में एज इट इज सेम है, सिर्फ और सिर्फ 1 साल और 3 साल का फर्क है, बाकी ए टू जेड ट्रीटमेंट सेम है। यहाँ पे भी वही कहता है कि अगर आपने डायरेक्टली किया था तो डायरेक्टली सेंड में क्या था, क्या फर्क था? अगर ए से बी में आया था, बी से सी में आया था तो हम पहले वाली डेट लेते हैं, और अगर सीधा का सीधा डायरेक्ट आया था तो वहां पे जिस दिन रिसीव हुआ था वो वाला डेट हमने ली थी। यही हमने किया था ना, यहाँ पे ऊपर प्रोवाइजो यही बात करता था कि यहाँ पे जो है बाद वाली डेट लेंगे अगर डायरेक्टली माल ए से सी को गया है। तो यहाँ पे भी कैपिटल गुड्स में भी यही कहता है कि कैपिटल गुड्स भी अगर ए से डायरेक्टली सी को गया है तो वहां पे जिस दिन सी वो कैपिटल गुड्स रिसीव कर लेगा उस दिन से जो है पीरियड काउंट होगा। यहाँ पे भी यही कहा है, प्रोवाइडेड दैट where the capital goods has been sent directly to the job worker, the 3 period shall be counted from the date of receive of such capital goods by the job worker। जिस दिन वो रिसीव होंगे कैपिटल गुड्स, हमारे एग्जांपल में कब रिसीव हुए थे? 3 जुलाई 2020 को जो है रिसीव हुए थे। तो यहाँ जब वो 3 साल तक वापस नहीं आएंगे तो इसका 3 साल ऐड हो जाएंगे, तो 3/7/2023 को जो है ये डीम्ड हो जाएगा सप्लाई, और 3/7/2023 को जो है इस कैपिटल गुड्स के ऊपर जो है जीएसटी लगेगा और साथ में 3 साल का इंटरेस्ट लगेगा, राइट। हमें प्रैक्टिकली भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से इसकी इम्प्लीकेशन आएगी। अब आते हैं सेक्शन 17 सबसेक्शन 7 में। कहता है नॉट वी स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 6, सबसेक्शन 6 में क्या बात करी थी कि जहां पे कैपिटल गुड्स और इनपुट्स, सबसेक्शन 3 में क्या था? इनपुट्स के बारे में था, 3 साल तक वापस नहीं आया था, डीम्ड मान लिया था। सबसेक्शन 6 में क्या था? जस्ट अभी अभी देखा
कि कैपिटल गुड्स 3 साल तक वापस नहीं आया, उसको जो है मान लिया सप्लाई मान लिया। तो यहाँ पे कहता है सबसेक्शन 7 कहता है कि 3 और 6 को हम नहीं मानेंगे अगर वो केस जो है मोल्ड एंड डाइज, जिग्स एंड फिक्सचर्स या टूल्स का है, सेंड आउट आउट टू जॉब वर्कर फॉर जॉब वर्क। अभी हमने एग्जांपल में भी बात करी थी कि मैंने क्या करना है, अगर मैंने जॉब वर्क कराना है तो मुझे क्या करना है, मैं उसको दाना दूंगा, साथ में जॉब वर्क कराने के लिए दाना दूंगा और साथ में अपनी डाई दूंगा। तो ऐसे केसेस में मैंने इनपुट भी दिया और एक अपना एसेट भी दिया। तो ऐसे केसेस में मैं अब लगा लो मैंने उसको इनपुट दिया, दाना दिया और 3 साल के अंदर जो है मेरा जो है प्रोडक्ट जो है दाना बन के वो वापस आ जाना चाहिए। 1 साल के अंदर, इनपुट का केस में 1 साल है, 1 साल के अंदर जो है मैंने उसको दाना दिया था, वो दाना से मोल्ड बना के मुझे 1 साल के अंदर वापस कर देगा, तो कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, राइट? लेकिन अब क्या है कि मैं उससे रेगुलर बेसिस पे उसको दाना भेजता रहता हूँ, वो मुझे जो है मोल्ड बना के देता रहता है, मैं भेजता रहता हूँ, मुझे मोल्ड बना के देता रहता है, राइट? ये हमारा रेगुलर फ्लो है। तो क्या मैं उसको हर बार दाना भी भेजूंगा, डाई भी भेजूंगा, फिर वो मुझे वापस करेगा मोल्ड और डाई मुझे वापस करेगा, फिर मैं दोबारा डाई भेजूंगा, फिर वो दोबारा मुझे डाई भी वापस करेगा, फिर मैं उसको दाना और मोल्ड दूंगा, फिर मैं मुझे वो डाई और मोल्ड देगा, राइट? समझ रहे हो? 2 चीजें बार-बार जाएँगी। क्या-क्या जाएँगी? दाना जाएगा और डाई जाएगी। वहाँ से क्या आएगा? डाई आएगी और क्या आएगा? मोल्ड बन के आएगा। ठीक है? फिर मैं अगली बार दोबारा मुझे ज़रूरत पड़ेगी, फिर मैं दोबारा क्या भेजूँगा? क्या भेजूँगा? दाना भेजूँगा और डाई भेजूँगा। फिर मुझे क्या मुझे वापस करेगा? वो डाई वापस करेगा और फिर क्या वापस करेगा? और मोल्ड वापस करेगा। तो इनपुट का तो समझ आता है कि उसने दाना दिया और मोल्ड लिया। इसकी तो जो है समझ आ रहा है कि दाना दिया, मोल्ड लिया, दाना दिया, मोल्ड लिया। 1 साल का पीरियड है, 1 साल के अंदर करना है। लेकिन बार-बार इसके लिए मैं साथ में इतनी बड़ी डाई भी भेजूँ और इतनी बड़ी डाई वापस उठाऊँ 1 साल के अंदर, फिर दोबारा डाई भेजूँ, फिर दोबारा डाई दोबारा उठाऊँ। तो इसलिए ये सिचुएशन को गवर्नमेंट ने समझा और यहाँ पे प्रोविज़ो में डाल दिया कि अगर आप जो भेज रहे हो, वो मोल्ड एंड डाइज़ हैं, मोल्ड एंड डाइज़, जिग्स एंड फिक्सचर्स और टूल्स हैं, सेंड टू द जॉब वर्कर फॉर जॉब वर्क है, तो उस केस में 1 साल और 3 साल वाली कंडीशन नहीं लगेगी। जस्टिफाइड है? समझ रहे हो ना? रीजनिंग समझना जरूरी है कि बार-बार वो भेजेगा, बार-बार वापस लेगा, बार-बार 1 साल आपने कैपिटल गुड्स और इनपुट के लिए लगाना है, समझ आता है। लेकिन जो उसमें यूज होना है, जो उस मशीन में जो पार्ट यूज होना है, वो बार-बार मैं भेजूँ और वापस लूँ, भेजूँ वापस लूँ, तो उस चीज को गवर्नमेंट ने समझा कि ये हार्डल ना हो, तो इसलिए यहाँ पे प्रोवाइजो में डाल दिया कि मोल्ड्स एंड डाई, जिग्स एंड फिक्सचर और टूल्स वगैरह आप जो भेज रहे हो जॉब वर्क के लिए, उस पे जो है उस पे 1 साल और 3 साल की कोई भी कंडीशन नहीं रहेगी, राइट? तो ये हमारा बनता है जॉब वर्क का पार्ट। जॉब वर्क में आईटीसी का पार्ट जो कि सेक्शन 19 जो है डील करता है। जॉब वर्क के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो मेजरली 2 सेक्शन है, सेक्शन 143 और सेक्शन 19। जब हम सेक्शन 143 कवर करेंगे वहां पे भी हम देखेंगे, लेकिन सेक्शन 19 जो बात करता है वो जॉब वर्कर के केस में आईटीसी की बात करता है कि आईटीसी कैसे कैसे रहेगा और साथ में वो डीम्ड सप्लाई कब माना जाएगा, वो सारी बातें हमने आज डिस्कस करी। और 143 में दोबारा से हम जो है जॉब वर्कर का पार्ट लेंगे क्योंकि जॉब वर्क को 143 में भी कवर करा गया है। अभी जो हम बात कर रहे हैं, अब हमारा सब सेक्शन 7 जो हमने कवर कर लिया, तो ये हमारा सेक्शन 19 इस तरीके से कवर होता है। तो यहाँ पे फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन पर्सन में प्रिंसिपल जो हमने अभी तक बात करी, प्रिंसिपल क्या रहेगा, पर्सन रेफर्ड इन सेक्शन 143। हम 143 जब सेक्शन पढ़ेंगे वहां पे प्रिंसिपल हमने नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में भी समझ लिया कि सप्लायर से मैं लूंगा तो और मैं जॉब वर्कर के लिए जॉब वर्क को दूंगा जॉब वर्क के लिए, तो मैं क्या कहलाऊंगा, मैं प्रिंसिपल कहलाऊंगा, राइट? तो ये हमने लेमैन लैंग्वेज में प्रिंसिपल समझ लिया और बाकी जो है प्रॉपरली हम उसको सेक्शन 143 जब कवर करेंगे वहां पे हम उसको समझ लेंगे। अब हम इसको एक बार रिवाइज करते हैं और फिर नेक्स्ट सेक्शन में मूव करते हैं। सेक्शन नंबर 20 और 21 हमारे बच रहे हैं, वन बाय वन उसको भी कवर करते हैं। तो हमारा इसका क्या कंक्लूजन निकला है, अब जो हमने पढ़ा कि कैपिटल गुड्स के केस में हमने 3 साल के अंदर वापस लेना है और इनपुट के केस में हमें 1 साल के अंदर जो है वो वापस लेना है। जो हमने किसको सेंड ऑन जॉब वर्क के लिए दिया था, तो हमें 1 साल और 3 साल का क्राइटेरिया है, इनपुट के केस में 1 साल और कैपिटल गुड्स के केस में 3 साल जब जो है हमें वापस लेना है। और हमने वापस नहीं लिया तो क्या होगा, डीम्ड मान लिया जाएगा कि हमने जो है सप्लाई किया था। दोनों केसेस में मान लिया जाएगा कि हमने वो सप्लाई किया था। तो सेंड फ्रॉम द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस,
right? Sent from the principal base of business. If capital goods or input not received within the टाइम, तो डीम सप्लाई मान लिया जाएगा ऑन द डेट बीइंग सेंट बाय द प्रिंसिपल। ये वाला कौन सा था? ये नॉर्मल वाला बात था, बात है जहाँ पे ए ने बी को भेजा था और बी ने सी को भेजा था। और यहाँ पे क्या है? सेंड डायरेक्टली। ये वाला केस कौन सा है? डायरेक्टली फ्रॉम द प्रिंसिपल, फ्रॉम द सप्लायर टू प्रिंसिपल। सप्लायर से प्रिंसिपल को, सॉरी, सप्लायर से जॉब वर्कर को डायरेक्टली चला गया था। तो दोनों में क्या फर्क आया था कि दोनों केसेस में जो है डीम्ड, सप्लाई डीम्ड मान ली जाएगी, सिर्फ टाइम का फर्क था। यहाँ पे कब से माना जाएगा? ऑन द डेट ऑन विल रिसीव। जब रिसीव होगा, यहाँ पे रिसीव की डेट लेनी है, और यहाँ पे ऑन द डेट व्हेन बीइंग प्रिंसिपल से, यहाँ पे जब प्रिंसिपल से भेजा होगा वो वाली डेट लेनी है। और दूसरे केसेस में, लास्ट वाले केस में, जब ए से सी को डायरेक्टली चला गया था, उस केस में ये वाली डेट लेनी है। यही फर्क है, यही हमने डायग्रामेटिक फॉर्म में भी समझ लिया था। तो हमारा 19 सेक्शन जो कहता है वो हमने सारी डिटेल में डिस्कशन कर ली। अगर जॉब वर्कर से मूवमेंट होगी तो किस तरीके से हमें आईटीसी अलाउड होगा, और अगर 1 साल 3 साल तक वापस नहीं किया तो उसको किस तरीके से हमें जो है उसको सप्लाई मान लिया जाएगा। सप्लाई मान लेंगे तो हमें उस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा, और लेट पे किया है तो 1 साल और 3 साल का इंटरेस्ट लगेगा। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में मूव करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 20। सेक्शन 20, जैसे अभी हमने जॉब वर्कर की बात करी, यहाँ पे जो है ये स्पेसिफिक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की बात करता है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के केस में किस तरीके से जो है क्रेडिट को बांटा जाता है, वहां पे, यहाँ पे आज हम कवर करेंगे कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का केस। अब इसके लिए हमें देखना है कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का क्या काम होता है, और आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट में इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का क्या रोल है। इसको समझने के लिए पहले हम इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की थोड़ी सी हेल्प लेंगे कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है क्या। हम कहेंगे इनपुट सर्विस इनपुट आईएसडी, सॉरी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इसको स्मॉल में आईएसडी बोलते हैं, राइट। अब मान लो जो है एक कंपनी, इसको हटा देता हूं अभी मैं बीच में से, ठीक है, 1 मिनट, इसको इरेज ही कर देते हैं सारा। चलो, इसको मान लेते हैं एक कंपनी है, ये कंपनी का हेड ऑफिस है। इस कंपनी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। एक ब्रांच इसकी दिल्ली में, एक फैक्ट्री इसकी दिल्ली में है, एक यूपी में है, एक हरियाणा में है, और एक मान लेते हैं राजस्थान में। अब इसकी 4 फैक्ट्री हैं, यहाँ इसका जो है हेड ऑफिस बना हुआ है। किसी एक स्टेट में मान लो इसने हेड ऑफिस है, ठीक है। इस तरीके से कंपनी जो है फैली हुई है अपनी अलग अलग स्टेट पे, अलग अलग रजिस्ट्रेशन होगी। इस कंपनी का एक पैन होगा, समझ रहे हो ना, प्रैक्टिकली साथ में समझना बहुत जरूरी है, तभी लिंक होगा। इस कंपनी का जो पैन होगा, इसने दिल्ली में रजिस्ट्रेशन ली है, इसका दिल्ली का जीएसटीएन नंबर होगा 07, इसका बीच में पैन आ जाएगा 10 डिजिट का, और 3 कोड आ जाएंगे, राइट। इसका यूपी में है 0, जो भी इसका 09 कोड है, उसके बाद पैन आ जाएगा और 3 को उसके अलॉटमेंट नंबर आ जाएंगे। इसी तरीके से हरियाणा का आ जाएगा, और उसके बाद जो है कोड आ जाएंगे। ऐसी जो है राजस्थान का जो भी है, फॉर एग्जाम्पल ये मान लेते हैं, एक्चुअल ध्यान नहीं आ रहा स्टेट कोड क्या है, तो ये इस तरीके से इसके चारों जीएसटीएन नंबर बन गए, राइट। अब ये चारों फैक्ट्री जो है इसकी दिल्ली की, यूपी की, हरियाणा की और राजस्थान की, 4 इसकी यूनिट चल रही है। अब इसकी सारी चीजें, फाइनेंशियल्स जब बनेंगे इस कंपनी के, इसके, तो इसके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, उसमें चारों यूनिट की टर्नओवर जो है देखी जाएगी। चारों यूनिट के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, तब उस कंपनी के जो है फाइनेंशियल्स जो है निकल के आएंगे, राइट। इस फाइनेंशियल्स को बनाए, इसकी ऑडिट